हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। आज इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ मैं। और आज हम एक नए टॉपिक को जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत एग्जाम में हमें रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे ताकि आप कभी भी इसे दोबारा ना भूल पाए। तो अच्छे से इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को याद करने के लिए पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, गुप्त काल के बारे में हमने पिछली वीडियो में मेरी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे चेक करिएगा। गुप्त काल, गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। तो दोस्तों, गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य जिसे हम कहते हैं, वो प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पे राज किया है। तो ये जैसे राजा होते हैं, राजा का एक वंश पीढ़ीनुमा चला आता है, तो ऐसी जो गुप्त साम्राज्य है वो गुप्त वंश, इन सबका सरनेम गुप्त था, वंश नाम हो गया। तो इसी तरह जो इससे बना गुप्त साम्राज्य। तो ये जो गुप्त साम्राज्य था, इसने हमारे प्राचीन भारत में पूरे भारत पे राज किया। किसी एक दो तीन राज्यों पे नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे जब हमारा भारत अखंड भारत था तो उस पर इन्होंने राज किया है। भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो ये गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, इसने 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक भारत पे राज किया है। इनके अलग अलग शासक आते गए और उन सब ने भारतीय उपमहाद्वीप पे राज किया है। इस काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारत पर राज किया है। इतिहासकारों के द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो देखिए, जब गुप्त वंश के राजाओं ने राज किया है भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो उस काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है, गोल्डन पीरियड। अब ऐसा क्यों कहा है, ये जानते हैं। और ये कहने के पीछे इनके जो कारण थे वो नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है महान सम्राटों का युग। इसका सबसे पहला कारण इतिहासकार बताते हैं कि इस युग में बहुत महान बड़े बड़े सम्राट आए हैं और वह मुख्यतः गुप्त वंश के ही थे। इस युग में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि वीर तथा साहसी योद्धा हुए जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण तथा संगठन किया। तो दोस्तों देखिए, आप इनके नाम में देखेंगे तो आपको आखिर में गुप्त दिखाई देगा, इसीलिए क्योंकि ये एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ही वंश से आते हैं। तो ये जो युग था गुप्त काल का, इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त ऐसे महान वीर और साहसी योद्धा आए, राजा आए जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण और संगठन किया और उसे संभाल के रखा। इन सम्राटों ने विदेशियों को हरा दिया, उनको हराकर साम्राज्य को और मजबूत बनाया और देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की इन्होंने। दूसरा कारण है राजनीतिक एकता का युग। इस युग में राजनीतिक एकता की गई। अशोक की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी और देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। तो देखिए, अशोक जो थे, उनकी जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर हिस्से पे वो राज करते थे और एक भी कर रखा था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। विदेशियों ने बची हुई एकता पर बार बार प्रहार किया। जो थोड़ी बहुत एकता बची थी उस पर विदेशियों ने बार बार प्रहार किया। उस कारण पूरे भारत में जो राजनीतिक शक्ति थी, राजनीतिक एकता थी, वो जर्जर हो गई। लेकिन जब गुप्त वंश आता है तो इस खोई हुई राजनीतिक एकता को वो फिर से स्थापित करते हैं, फिर से एक करते हैं और फिर से भारतीय उपमहाद्वीप को एक करके उस पर शासन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने विदेशियों को हराया और हमारे देश को एक बनाया। जो अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसे एक किया मिलकर। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है उत्तम शासन प्रबंध। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक सुसंगठित सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की। देखिए दोस्तों, जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने एक व्यवस्थित और संगठित शासन की स्थापना की। गुप्तकालीन जो शासन था वो उदार तथा दयापूर्ण था। यानी वो शासन किस तरह था, उदार और दयापूर्ण, लोगों के प्रति बड़ा दिल रखते थे, उदार थे और दया भाव रखते थे। वो लोग जनता को पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त थी, वो तानाशाह की तरह बिहेव नहीं करते थे। वो जो गुप्त वंश था वो लोगों को स्वतंत्रता देते थे, उनके प्रति दयापूर्ण भाव रखते थे।
दंड व्यवस्था भी ज़्यादा कठोर नहीं थी, लोगों की संपत्ति सुरक्षित थी। ये उत्तम शासन प्रबंध लोगों को मिला है, यानी लोगों के जीवन में बहुत खुशहाली थी। चौथा पॉइंट है हमारा साहित्य में उन्नति का युग। गुप्त काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ था। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि गुप्त काल जो था वो साहित्य के लिए कैसे एक वरदान सा काल था, क्योंकि इस काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ है। इस समय संस्कृति की भाषा अपने उन्नत स्तर पर पहुंच गई थी, वह राष्ट्रभाषा भी बन गई थी उस समय की। तो देखिए, जो संस्कृति की भाषा थी वह उसका सबसे ज़्यादा विकास इसी काल में हुआ है, और वो उस समय पे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भी बन गई। और इसी काल में हमें अनेक कवि देखने को मिलते हैं नए नए, जैसे कि कालिदास, शूद्रक, भर्तृहरि, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा आदि। और ये कवि आज तक भी बहुत प्रसिद्ध हैं, हम आज तक भी इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता, यानी धर्म के प्रति, दूसरों के धर्म के प्रति आप कैसा भाव रखते हैं। सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना, अच्छी फीलिंग्स रखना, बुरी नज़र से ना देखना। गुप्त काल की यह विशेषता थी कि यद्यपि गुप्त सम्राट विष्णु के उपासक थे, परंतु फिर भी वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। यानी दोस्तों देखिए, गुप्त सम्राट जो थे, जितने भी गुप्त सम्राट आए हैं, आप जानते हैं वो एक ही परिवार से आए हैं, तो वे सभी विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, लेकिन तब भी वो दूसरे के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अपने धर्म को, अपने जिस भगवान को वो मानते थे, उसको उन्होंने जनता पर थोपा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं की लोगों के साथ, बल्कि जो धर्म जो भगवान को लोग पूजना चाहते थे, उन्हें उसकी आज़ादी दी उन्होंने। उनमें धार्मिक पक्षपात नहीं था, सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। तो देखिए, जो गुप्त सम्राट थे वो हिंदू धर्म को मानते थे और ब्राह्मण धर्म को भी सुरक्षा प्रदान करते थे। इसीलिए उनके आश्रय में इस धर्म का खूब विकास हुआ, हिंदू धर्म का खूब विकास हुआ, और उस काल में यज्ञ और ब्राह्मणों का महत्व बहुत ही बढ़ गया। जो गुप्त सम्राट थे वो हिंदू धर्म मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म को जनता पर नहीं थोपा। जनता को अपने धर्म की आज़ादी थी, वो जिस धर्म का पालन करना चाहे कर सकती थी। छठा पॉइंट है विज्ञान की उन्नति। इस काल में हमें वैज्ञानिक उन्नति भी देखने को मिलती है। आप कहेंगे जी इतने साल पुराने हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ, इस काल में हमें वैज्ञानिक उन्नति भी देखने को मिलती है। वाराहमिहिर एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे जो इसी काल के थे। उन्होंने कई नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया है। आर्यभट्ट, आप सबने इनका नाम सुना है स्कूल में, आप सबने इनके बारे में पढ़ा है। आर्यभट्ट इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने कई नए सिद्धांतों का निर्माण किया था। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पे घूमती है। देखिए, गैलीलियो तो बाद में बताएंगे, आर्यभट्ट ने कितने साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं, और उन्होंने गणना में शून्य की खोज भी की थी। सातवां पॉइंट है कला के चरम विकास का युग। ये जो युग था इसमें कला का भी बहुत विकास हुआ, कला बहुत फली फूली। गुप्त युग भारतीय कला के चरम विकास का युग था। इस समय कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। कला के जितने भी अंग थे, वास्तुकला है, संगीत कला है, मूर्ति कला है और चित्रकला है, उन सब की उन्नति देखने को हमें मिलती है। बौद्ध धर्म के अनेक विहार, स्तूप और चैत्य इस काल में निर्मित हुए थे। यानी जो भी आज हम स्तूप देखते हैं, कई विहार देखते हैं, चैत्य देखते हैं, वो इसी काल में बने थे। और इसी काल में चट्टानों को काटकर कई प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण भी किया गया लोगों के द्वारा, मंदिर भी बनाए गए, गुफाएं भी बनाई गई। तो इस समय में जो कला थी वो बहुत बनाई गई, मूर्तियाँ भी बहुत बनाई गई हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सब धर्मों की मूर्तियाँ इस काल की आपको देखने को मिल जाएंगी। व्यापारिक उन्नति का युग। व्यापार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए। तो व्यापार भी इस समय खूब होता था और व्यापार खूब फल फूल रहा था। इस काल में सुदूर देशों यानी दूर के देशों से भी खूब व्यापार होता था। गुप्त युग में एक प्रतिनिधि मंडल भारत से चीन भी भेजा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध कितने अच्छे रहे थे, और भारत और चीन में उस समय व्यापार भी होता था। इसके अलावा भारत का रोम, जावा, सुमात्रा, पर्शिया, काहिरा, इन सब से भी व्यापार होता था। और इस काल में मुद्राओं की व्यवस्था भी थी, यानी वस्तु विनिमय की प्रक्रिया के साथ साथ मुद्राएं भी आ गई थी, जिनसे व्यापार होता था और लोग
मार्केट में सामान जो भी खरीदना बेचना होता था वो करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।